आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की शुरुआत ही हो रही है, तो फटाफट से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इलेक्ट्रो वर्ड से क्या समझे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही होगी। केमिस्ट्री मतलब केमिकल से लेना देना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ में रिलेशन, कि कैसे आप केमिकल एनर्जी का यूज कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो, वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे बेस्ट एग्जांपल घर का इन्वर्टर। हमारे इन्वर्टर के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं। हम बोलते हैं पानी खत्म हो गया, भाई इन्वर्टर के अंदर पानी डाल दो, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर एसिड होता है ना, बोलते हुए तेजाब होता है इसके अंदर, तो गला सकता है हमें किसी भी चीज को। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि किसी केमिकल का यूज कर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही कुछ है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आती हैं 2-3 टर्म्स, पहले हम उनको समझेंगे। पहली टर्म इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा आता है यहां पर आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट। सब इलेक्ट्रो लग रहे हैं, और एक वर्ड आप बोल सकते हो कि यहां पर आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या समझे, नॉर्मल जो आपका बैटरी वाला सेल हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बस वही एक तरीके की आपके पास में डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। जैसे कि अब अगेन हमारे घर का इन्वर्टर हो गया, या फिर आपके छोटे बच्चों वाले खिलौने आते हैं ना, एक छोटा छोटा इस तरीके का एक गोल सा सेल डला हुआ होता है, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। हमारे टॉर्चेस के अंदर जितने भी सेल डलते हैं सबके सब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पढ़ना है हमें आगे, सिलेबस के अंदर दे रखा है, निकल कैडमियम सेल दे रखा है, लेड वाला सेल दे रखा है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, आज तक हम पढ़ते आए ना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, है ना। फोटोलाइसिस बोल दूं तो लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का टूटना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी चीज का टूटना क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ही तो होती है, क्योंकि केमिकल्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया NaCl, तो जैसे ही मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगी तो ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाता है, ऐसा होता है ना। अभी अब आप कहोगे कि NaCl के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो पानी में डालने के बाद भी टूट जाते हैं, ऐसा होता है ना, होता है, बिल्कुल ठीक बात है वो आपकी। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्ट को, सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट किसको बोलते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके पास में इकट्ठे मिले तो सब सॉल्ट बोलते हैं, ऐसे होता है ना, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना देता है। तो यानी कि मैं किस बारे में बात कर रही थी, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी को तोड़वाना है। तो अब हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि कुछ गिब्स फ्री एनर्जी होती है, कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, और एक रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होंगी सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शन होंगी। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन किस चीज का नाम होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, एक साथ में हो, वो क्या कहलाती है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब ये ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, पढ़ा तो हमने है भाई, क्लास 9th में भी पढ़ा है, नहीं 10th में पढ़ा है, बट चक्कर क्या है इनके बीच में उसको समझते हैं पहले हम। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी आऊंगी। इलेक्ट्रोलाइट NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप बोलोगे कि भाई जो NaCl था मैंने इसको नाम दे दिया, सॉल्ट भी बोला मैंने इसे, फिर मैंने थोड़ा टाइम के बाद भी इसको क्या बोला कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट भी है, ठीक है। फिर मैंने ये बोला कि ये सॉल्ट बनता है एसिड और बेस की रिएक्शन से, ऐसा भी बोला ना। तो हम क्लास 9th के अंदर 10th के अंदर पढ़ते थे कि मान लिया कोई बेस है जैसे कि NaOH और एक HCl एसिड है, इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी और क्या बन जाता था अपना सॉल्ट और वाटर, यानी कि अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी रिवाइज होगी एक तरीके से। ओके, खैर हम बात कर रहे थे किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगी और साथ में ही क्या होगी, हमारी रिडक्शन होगी। इनके कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होती है,
तो जब भी कोई सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को, हम सब्सटेंस नहीं वैसे मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन देते कौन है, मेटल्स। क्यों देते हैं? ताकि वो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर कर सके। जैसे हमने पढ़ रखा है कि भाई सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता था, 11 होता था। तो ये क्या करता था, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर Na पॉजिटिव बना देता था और किसकी तरह स्टेबल हो जाता था हमारे पास में, ये आप लोग ढूंढोगे। इससे पहले कौन सी नोबेल गैस पड़ती है, उसी की तरह हो जाएगा। ओके, तो यानी कि ऑक्सीडेशन में पहला पॉइंट क्या होगा आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम पॉजिटिव बना देता है, तो ये क्या है, एक तरीके की ऑक्सीडेशन है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल बोलूं, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जैसे Fe2 पॉजिटिव था, इसने आपका बना दिया Fe3 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर हो गया 3 पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहीं से एक बात और निकलती है, Fe2 पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, फेरस आयन बोलते हैं, और Fe3 पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है, फेरिक आयन बोला जाता है। ठीक ऐसे ही कॉपर 1 पॉजिटिव चार्ज को हम क्यूप्रस आयन और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को हम क्यूप्रिक आयन बोलते थे। ओके, खैर अब हम बात पे आ जाते हैं, पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। बट अपना काम इस चैप्टर में इतने से ही चल जाएगा। ओके, फिर रिडक्शन क्या होती है, तो रिडक्शन में इन सबका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा आपका, तो पहला पॉइंट, जैसे कि क्लोरीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ये क्या बना देगा, हमारा Cl नेगेटिव बना देगा। तो 0 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज है, 0 से कितने पे चला गया, -1 पर। तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन कहलाता है, या फिर डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन क्या था, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज था। ओके, अब पता है कई बार ना बच्चे पूछते हैं कि मान लिया कि मैंने ये लिख दिया, मैंने पहले वाले रिएक्शन में तो ये लिखा था कि जैसे मेरे पास में आयरन ही ले लेती हूँ कि आयरन ने Fe2 पॉजिटिव बनाया तो मैंने इलेक्ट्रॉन इधर लिखे, जब क्लोरीन ने Cl नेगेटिव बनाया तो मैंने इलेक्ट्रॉन इधर लिखे। तो लिखने किधर होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा याद रखना हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को दोनों साइड बैलेंस करके रखना होता है। देखो यहाँ पे नेट चार्ज क्या था, 0, यहाँ पर +2 इसके और +-2 इसके, तो यानी नेट चार्ज क्या हो रहा है, इस वाली साइड भी 0 हो रहा है, तो यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अगर बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज था तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाली साइड ऐड करना पड़ा, ताकि दोनों साइड बैलेंस हो जाए। अगर मैं इसको ऐसे लिखती Cl नेगेटिव और यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इधर तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, इधर 0, बैलेंस कैसा होगा, नहीं होगा ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद में अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, किसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इस चैप्टर के अंदर में दे रखा है। या उससे भी पहले जो आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, मैं कुछ बात कर रही थी क्लास 11th की थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम चैप्टर की, तो वहां से एक टर्म आती है गिब्स फ्री एनर्जी। हमने पढ़ रखा है कि जो आपका ये डेल्टा जी होता था, इसे हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते थे, यानी कि जो आपका वर्क डन होता था। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा वर्क डन की क्या आती थी, अपोजिट साइन के साथ में, यानी जो आपका मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन होता था वो -ΔG के बराबर होता था। खैर, हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई प्रोसेस कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसी आती है आपके पास में, पॉजिटिव आती है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होंगी उन सब के अंदर आपको इस डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस कैसी प्रोसेस है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया गिब्स फ्री एनर्जी का। अब ठीक इसी चैप्टर के अंदर आप ना एक आगे इस तरीके से
ई और पढ़ोगे, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, इसकी भी नेट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी तभी वो रिएक्शन होगी, अगर नेगेटिव आएगी तो वो रिएक्शन नहीं होगी। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर जो एक जैसी दिखती हैं, मैं बताऊंगी, इसे 3 टर्म की भी बात कर लेते हैं ताकि चैप्टर में आगे कंफ्यूजन ना हो। जैसे इस चैप्टर में आपको एक तो इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा, एक इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा, और एक जगह पे और इस तरीके से ई आएगा, तो उसको तो छोड़ देते हैं। अभी जो ये ई नॉट है ना, जब भी किसी चीज के ऊपर नॉट लगा होता है तो हम उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने हैं। जैसे हम वैलेंसी बोलते थे ना, इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग कैपेसिटी क्या कहलाती थी? वैलेंसी। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जो मैंने ई नॉट लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। पढ़ेंगे इसे डीप में, अभी के लिए इतना ही। तो ये स्टैंडर्ड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये नॉर्मल वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक ई और आएगा फैराडे लॉ के अंदर, खैर उसे बाद में ही देखेंगे क्योंकि बहुत कम जगह यूज होगा। मैं बात कर रही थी इलेक्ट्रोलाइट की, अब तो आ ही जाते हैं भाई साहब के ऊपर भी। सो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट आपका कोई आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है और कोवेलेंट भी। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आयनिक कंपाउंड हो, बट हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं कि वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट आयनिक और नॉन आयनिक दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पर ही ब्रेक डाउन होगा आयंस के अंदर, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे मैंने NaCl को लिया, तो मैं इसको पानी के अंदर डालूंगी तो भी अपने आयंस को दे देगा। तो इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने पर भी आपका क्या कर सकता है, आयंस दे सकता है, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी वो आयनाइज हो सकता है। तो ये हो गया अपने इलेक्ट्रोलाइट के पॉइंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने, मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है। अब इस स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर मैंने एक कंटेनर इधर ले रखा है, एक कंटेनर इधर ले रखा है, ठीक है। कई बार लैब में 12th में कराते भी हैं, इवन फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहां पे ना एक डेनियल सेल का एक्सपेरिमेंट कराते हैं कई बार। तो एक कंटेनर मैंने इधर लिया, एक कंटेनर मैंने इधर ले लिया। इसके अंदर मैंने 1 मोलर जिंक सल्फेट डाला, इसके अंदर मैंने 1 मोलर कॉपर सल्फेट डाल दिया। ओके डन, हमने कर दिया ये चीज। तो इस कंटेनर के अंदर जिंक सल्फेट है, तो मुझे पता है भाई जिंक सल्फेट है, आपने मान लिया मैंने पानी के अंदर घोल के डाल रखा है। एक बात और खास, जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाहते हो तो ये कैसी कंडीशन में होना चाहिए? या तो वो पिघला हुआ मतलब मोल्टन स्टेट के अंदर होना चाहिए, या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन हमें इस कंटेनर के अंदर लेना होता है। या तो वो मोल्टन स्टेट के अंदर हो इलेक्ट्रोलाइट, या जो भी आप सॉल्ट ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट बोलो सॉल्ट बोलो, दैट इज द सेम थिंग। ओके, या तो वो मोल्टन स्टेट के अंदर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या है कि वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में घोल के हमने डाल दिया इसके अंदर। कभी भी इलेक्ट्रोलाइट आपका सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, यानी हम यहाँ पर कभी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को नहीं लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए तो मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट के अंदर वो होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जिंक सल्फेट था, किसमें टूट गया होगा? जिंक 2 पॉजिटिव NaSO4 2 नेगेटिव, ऐसा ही हुआ होगा। वहां कॉपर सल्फेट है, पानी के अंदर डाल रखा है, मैंने एक्वस कॉपर सल्फेट ले रखा है, तो ये भी टूट गया होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव NaSO4 2 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, इनका तो समझ में आ गया कि क्या करेंगे यहाँ पर। फिर मैंने एक रोड सी कुछ इधर लगा रखी है, एक रोड कुछ इधर लगा रखी है, तो इन रोड्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। रोड थी, अब इलेक्ट्रोड कौन सी ले, किसकी ले मैं इलेक्ट्रोड? तो इलेक्ट्रोड आप किसी नॉन रिएक्टिव मेटल की भी ले सकते हो, जैसे कि प्लेटिनियम हो गया, नॉन रिएक्टिव मेटल है। ग्रेफाइट की भी ले सकते हो, नॉन मेटल है लेकिन नॉन रिएक्टिव है। उसके बाद मैं जिस मेटल का यहाँ पर सॉल्ट ले रही हूँ उसी मेटल की रोड भी ले सकती हूँ, या फिर किसी और मेटल की रोड भी ले सकती हूँ। ये जो आपकी रोड्स हैं इनके अंदर गैसेस भी भरी हो सकती हैं। जैसे आप पढ़ोगे आगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहां पर हम हाइड्रोजन को एज इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं। तो कुछ चीजें हमारी क्लियर हुई यहां से। ओके, अब यहां पर एक इलेक्ट्रोड इधर है, एक इलेक्ट्रोड इधर है। ये जो ब्रिज सा बना हुआ है ना, इसके ऊपर भी आऊंगी पर बाद में। ओके,
अब ये इलेक्ट्रोड दो टाइप की होती हैं। एक इलेक्ट्रोड ऐसी होती है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और दूसरी इलेक्ट्रोड वो होती है जिसके ऊपर क्या होती है, हमारी रिडक्शन होती है भैया। ठीक है, अब किसके ऊपर ऑक्सीडेशन, किसके ऊपर रिडक्शन, या ऑक्सीडेशन वाली रोड को हम कुछ खास नाम देंगे। सो ऑक्सीडेशन वाली रोड को हम एनोड बोलते हैं और जिस रोड के ऊपर आपकी रिडक्शन होती है उसे हम कैथोड बोलते हैं। अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। बैटरी से जोड़ूंगी ना, ये मैंने इधर बैटरी से जोड़ रखा है, यहाँ पे मैंने इसका की लगा रखी है, जैसे ज्वाइन कर दूंगी करंट यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, करंट हम भेज रहे हैं। ओके, तो ये जो एनोड है इसको पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जोड़ूं या नेगेटिव से जोड़ूं, कैथोड को कौन से वाले से जोड़ूं। तो एनोड और कैथोड के ऊपर कभी भी चार्ज फिक्स नहीं होता है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैथोड के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है। बट मेन पॉइंट क्या है कि एनोड के ऊपर भी ऑक्सीडेशन ही होगी और कैथोड के ऊपर हमारी रिडक्शन ही होगी। बस ये बात हमें याद रख लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाती हूँ। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन होगी तो मैंने बोला कि भाई ये जिंक है, इसको मैंने एनोड मान लिया, ये मेरी क्या है, एनोड है, और उधर मैंने जो कॉपर वाली दे रखी है इसको मैंने कैथोड मान लिया। तो एनोड के ऊपर तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो जिंक क्या करेगा, जिंक अपना दो इलेक्ट्रॉन को देकर जिंक 2 पॉजिटिव बना देगा और जो कॉपर है इसकी मुझे रिडक्शन करानी है। तो अगर मुझे कॉपर की रिडक्शन करानी है तो यानी कॉपर पहले से किस फॉर्म में मिलेगा हमारे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में मिलेगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉपर रोड में, तो यहाँ तो क्या होगा, जो ये जिंक की रोड है ऑलरेडी जिंक की फॉर्म में थी और नीचे वाला जिंक किस फॉर्म में है, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर है। मुझे तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या चाहिए, ऐसा जिंक चाहिए ना जिसके ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो धीरे धीरे इस रॉड से ये जिंक टूटता चला जाएगा और ये रॉड इस तरीके से पतली होती चली जाएगी। ठीक है, अब वहां पर क्या है, यहाँ पर जो कॉपर रोड है, यानी रोड तो क्या होगी, प्योर मेटेलिक फॉर्म में होगी, तो कॉपर के ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी। नीचे सोल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है। अब इस जिंक के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे नीचे वाले कॉपर 2 पॉजिटिव ले लेंगे जो सोल्यूशन के अंदर है। ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ये बना देगी आपका कॉपर। अब कॉपर मेटल है, वो या तो नीचे जाके बैठेगा या किसी ना किसी रोड के ऊपर बैठेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहे थे, जैसे ये कनेक्शन बंद हो गया तो यहाँ से ऐसे चलते 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 इस रोड तक गए होंगे, ऐसे गए होंगे ना। तो ये नीचे बैठने की बजाय यहाँ नीचे से कॉपर आयंस निकलकर इस रोड के ऊपर एज अ कॉपर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। ये कॉपर आयंस क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ पर कॉपर की तरह डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। अब मैंने ये बीच में इस तरीके की एक रॉड सी लगा रखी है, इसका क्या काम था, इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसका काम क्या होता है वो भी देखेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब होती है जो अंदर से खोखली होती है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट भरते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, और अगर मैं पेस्ट बना रही हूं तो किस चीज के अंदर बनाऊंगी, तो यहां पर हम ज्यादातर पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट को भी ले सकते हैं, और भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं कोई भी। ज्यादातर हम पोटाशियम क्लोराइड को लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी दे रखा है, व्हाई पोटाशियम क्लोराइड इज टेकन एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो हम इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे। अगार अगार जो कि एक एल्गी से मिलता है, या फिर जेलेटिन, अगार अगार या फिर जेलेटिन, हम इनमें से किसी एक चीज के साथ में इसका पेस्ट बना देंगे और यहाँ पर क्या होगा, एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाएगा जिसको हम इस ट्यूब के अंदर फिल कर देंगे। यहाँ तक की बात हो गई। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में, क्यों लगाई हमने ट्यूब, खामखा भीड़ नहीं कर दी हमने इसके अंदर। तो इस सॉल्ट ब्रिज का काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, कैसे मेंटेन करेगा, अब मान लिया कि मैंने इस जो ब्रिज था इसके अंदर मैंने KCl को फिल कर रखा था, पोटाशियम क्लोराइड को। अब ये भी तो टूटेगा। अच्छा, तो पोटाशियम